नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल के बारे में बात करेंगे। इज ह्यूमन स्टुपिडिटी मोर डेंजरस देन ईवल? स्ट्रेंज लग रहा है ना सुनने में? यूजुअली हम कहते हैं कि ईवल यानी बुरी शक्तियां सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन एक जर्मन फिलोसोफर और थियोलॉजियन थे डीट्रिच बोनहोफर, जिनका मानना था कि इंसानी स्टुपिडिटी शायद ईवल से भी ज्यादा खतरनाक है। स्टुपिडिटी इन बोनहोफर्स व्यू is a more dangerous enemy of the good than malice। ये हमारे पॉडकास्ट का सेंट्रल आइडिया होगा। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हो सकता है? बेवकूफी ईविल से डेंजरस कैसे हुई? एग्जैक्टली इसी पे चर्चा करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। बोनहोफर के आइडियाज काफी सीरियस हैं, पर हम उन्हें आपकी लाइफ से रिलेट करके समझेंगे। विल टॉक अबाउट नाजी जर्मनी के टाइम की बात, पर साथ साथ लाएंगे आज के एग्जाम्पल्स, सोशल मीडिया पे जो कुछ होता है, हमारा सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल डिलेमास जो हम फेस करते हैं। द एम इज कि आप कनेक्ट कर पाओ कि 1940s के जर्मनी का एक फिलोसोफर आपको आज के टाइम में भी कुछ सिखा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से सिनारियो से। सोचिए, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और एक सेंसेशनल खबर या मीम देखते हैं। इट क्लेम्स समथिंग आउटरेजस, मे बी कोई अफवाह, रूमर अबाउट अ कम्युनिटी और अ टोटली फेक साइंटिफिक फैक्ट। आपको शक होता है कि यह सच नहीं है, पर कमेंट सेक्शन देखते हैं तो हजारों लोग बिना सोचे उसको शेयर कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और आर्ग्यू भी कर रहे हैं जैसे वो 100% सच्ची है। यू माइट चकल एंड से, ये कितनी स्टुपिडिटी है। एक्चुअली हम सब कभी ना कभी ऐसे रिएक्ट करते हैं। स्टुपिडिटी पे हंसता है इंसान। बोनहोफर भी मानता था कि वी ऑफ्टन डोंट टेक स्टुपिडिटी सीरियसली क्योंकि इट ऑफ्टन सीम्स फनी और हार्मलेस। लेकिन फिर वो कॉशन देता है कि स्टुपिडिटी का डार्क साइड बहुत डेंजरस है। इस पॉडकास्ट में हम बोनहोफर की लाइफ और उनकी फिलॉसफी के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे, व्हाई डिड ही थिंक स्टुपिडिटी इज मोर डेंजरस देन ईविल। और साथ साथ हम उनके कुछ और आइडियाज भी कवर करेंगे, जैसे चीप ग्रेस यानी सस्ती कृपा। हम समझाएंगे ये क्या है, डिसाइपलशिप गुरु की शिष्यता या ट्रू फॉलो करना, एथिक्स नैतिकता, और उनका नाजी रेजीम के खिलाफ रेजिस्टेंस। बट डोंट वरी, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचो, क्वेश्चंस उठाओ। आई विल आस्क यू रिटोरिकल क्वेश्चंस। बीच बीच में सोचो जरा जैसी बातें आएंगी जिसे लगेगा हम दोनों बैठ के चाय पे चर्चा कर रहे हैं। तो शुरुआत करें। इमेजिन कीजिए हम एक कॉफी शॉप में बैठे हैं, हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है एंड वी आर अबाउट टू डाइव इनटू द लाइफ ऑफ अ मैन जो एक पास्टर था, फिलोसोफर था और एक रेजिस्टेंस फाइटर भी। एक ही आदमी में इतने रोल्स? यस, दैट्स डीट्रिच बोनहोफर फॉर यू। आज के जमाने में उनकी एज के यंग लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे होते, पर उन्होंने अपनी 20s-30s में ही दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर हिटलर को ओपोज करना शुरू कर दिया था। इंट्रीगिंग पर्सनैलिटी, राइट? चलिए पहले उनकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी सुनते हैं। 1930 का जर्मनी, वर्ल्ड वॉर II से पहले का वक्त। डीट्रिच बोनहोफर एक यंग क्रिश्चियन थियोलॉजियन और लूथरन पास्टर थे। पैदा हुए 1975 में जर्मनी में काफी पढ़े लिखे कल्चर्ड फैमिली से। उन्होंने 1931 तक अपनी PhD वगैरह कंप्लीट करके चर्च में काम शुरू कर दिया। फिर 1933 में हिटलर पावर में आए और नाजी रेजीम शुरू हुआ, जो कि एक फाशिस्ट एंटी सेमिटिक रेजीम था। बोनहोफर ने शुरुआत से ही नाजीज की आइडियोलॉजी को गलत बोला। जब बहुत सारे चर्च लीडर्स हिटलर का साथ दे रहे थे आउट ऑफ फियर और नाइविटी, बोनहोफर हेल्प्ड स्टार्ट द कन्फेसिंग चर्च, जो नाजीज की स्टेट कंट्रोल्ड चर्च की ऑपोजिशन में बना था। बोनहोफर सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल नहीं थे, ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। उन्होंने अंडरग्राउंड सेमिनारीज चलाए, सीक्रेट ट्रेनिंग फॉर पास्टर्स, क्योंकि नाजी गवर्नमेंट ने उनकी सेमिनरी बैन कर दी थी। एंड इवेंचुअली, शॉकिंगली, ही इवन गॉट इन्वॉल्व्ड इन अ रेजिस्टेंस प्लॉट टू असैसिनेट हिटलर। हाँ, एक पास्टर होते हुए भी उन्होंने डिसाइड किया कि हिटलर जैसे शैतान को हटाने के लिए वायलेंस भी नेसेसरी हो सकता है। यह डिसीजन बहुत दिल तोड़ने वाला और एगोनाइजिंग डिसीजन था उनके लिए, क्योंकि वो ओरिजिनली नॉन वायलेंस के पक्के सपोर्टर थे। सोचो, एक तरफ बाइबल का thou shalt not kill और दूसरी तरफ सामाजिक जिम्मेदारी के हिटलर को ना रोका तो करोड़ों लोग मरेंगे। व्हाट अ डिलेमा। फाइनली उन्हें जर्मनी की सीक्रेट सर्विस के थ्रू रेजिस्टेंस मूवमेंट में काम करने का मौका मिला। ऑफिशियल तौर पे वो डबल एजेंट बने। नाजीज को लगे वो उनके लिए काम कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर वो कॉन्स्पिरेटर्स को हेल्प कर रहे थे। 1930 साल में नाजी सीक्रेट पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया
एंड उन्होंने 2 साल जेल में गुजारे। जेल में भी वो लिखते रहे, लेटर्स, एसेज, जिसे बाद में लेटर्स एंड पेपर्स फ्रॉम प्रिजन नाम की किताब में पब्लिश किया गया। लास्ट में अनफॉर्चुनेटली उनका असैसिनेशन प्लॉट फेल हो गया। हिटलर बचा रहा और अप्रैल 1945 में वॉर खत्म होने से कुछ दिन पहले बॉनहोफर को नाजी कैंप में फांसी दे दी गई। ही वॉज जस्ट 39। इतनी ड्रामेटिक कहानी है बॉनहोफर की, एक तरह से ट्रेजेडी पर हेरोइज्म भी। उनकी लाइफ एक एग्जाम्पल थी वॉक द टॉक की। जो बिलीफ सरमन्स में बोलते थे उनके लिए अपनी जान तक दाव पे लगा दी। नाउ इसी लाइफ एक्सपीरियंस के बीच प्रीचिंग, टीचिंग, अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस, जेल, बॉनहोफर ने कुछ बहुत ही गहरी फिलोसॉफिकल बातें लिखी और उनकी राइटिंग्स आज भी फेमस हैं। उनकी 2-3 इंपॉर्टेंट बुक्स एसेज हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। पहली है द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। इसमें उन्होंने चीप ग्रेस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जो आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरी है एथिक्स। इसमें उन्होंने मॉरल डिलेमास और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात की, probably as he was literally plotting to kill Hitler and grappling with right wrong. तीसरी है लेटर्स फ्रॉम प्रिजन, जिसमें उनके कुछ मोस्ट फेमस थॉट्स हैं, जैसे ये स्टूपिडिटी वर्सेस ईवल वाला कॉन्सेप्ट जो हम अब डिटेल में समझेंगे। तो ये था कॉन्टेक्स्ट। एक लाइन में कहें तो Bonhoeffer was a German pastor philosopher who stood up to Hitler and lost his life for it, all while writing brilliant insights on morality. अब हम उस इंसाइट पे आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, ह्यूमन स्टूपिडिटी। रेडी? चलिए, स्टूपिडिटी वर्सेस ईविल, क्या बेवकूफी ज्यादा खतरनाक है? ऑल राइट, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी नज़र में सोसाइटी के लिए सबसे डेंजरस चीज क्या है? शायद आप कहो ईविल लीडर्स, करप्ट ऑफिशियल्स, क्रिमिनल्स एटसेट्रा। एंड फेयर इनफ, हम विलन्स को ब्लेम करते हैं जैसे मूवीज में होता है। फिल्मों में विलन की पहचान आसान है, वो ब्लैक कोट पहनता है, ईविल लाफ करता है, क्रूल काम करता है। रियल लाइफ में भी कुछ लोग बहुत क्लियरली ईविल दिखते हैं, जैसे हिटलर जैसा डिक्टेटर या टेररिस्ट एटसेट्रा। उनका इम्पैक्ट भी होगा डिस्ट्रक्टिव। लेकिन बॉनहोफर ने बोला कि असली खतरा इन ईविल लोगों से ज्यादा उन लोगों से है जो स्टूपिड हैं, बेवकूफ, जो समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। अब स्टूपिड सुनते ही दिल में एक इंसल्ट या मजाक की टोन आती है, बट बॉनहोफर यहां कोई छोटा मोटा मजाक नहीं कर रहे। उन्होंने स्टूपिडिटी को एक सोशियो मोरल प्रॉब्लम की तरह डिस्क्राइब किया है। उनके वर्ड्स लेते हैं, अगेंस्ट स्टूपिडिटी वी आर डिफेंसलेस, नाइदर प्रोटेस्ट्स नॉर फोर्स accomplish anything. Reasons fall on deaf ears. Facts that contradict one's prejudgment need not be believed. In such moments, the stupid person even becomes critical. And when facts are irrefutable, they're just pushed aside as inconsequential. मतलब, a stupid person is immune to logic or facts. वो सुनेगा ही नहीं। अगर आप उसको समझाने जाओ, तो वो इरिटेट होके उल्टा आप पे अटैक करेगा, गुस्सा होगा। Have you experienced this online? You show someone a fact-check link, and they reply by calling it fake, and perhaps calling you names. Exactly. Bonhoeffer captured this phenomenon in 1943 while observing Nazi supporters, but it sounds so familiar in the age of Twitter and WhatsApp. वो कहते हैं, the stupid person is often utterly self-satisfied, and being easily irritated becomes dangerous by going on the attack. यानी बेवकूफ आदमी जो होता है, एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस उसमें होता है अपनी गलत सोच को लेकर। आप उससे एंगेज करोगे तो शायद वो वायलेंट हो जाए या एटलीस्ट वर्बली एग्रेसिव। फॉर दैट रीजन, बॉनहोफर सेज, हमें एक स्टूपिड इंसान से ज्यादा सावधान रहना चाहिए कंपेयर टू अ मैलिशियस इंसान से। क्यों? क्योंकि ईविल इंसान को शायद आप फोर्स से रोक सकते हो या उसका क्राइम एक्सपोज करके सोसाइटी को मोबिलाइज कर सकते हो। One can protest against evil. It can be exposed and prevented by force. Evil आदमी के खिलाफ कुछ तो स्ट्रैटेजी चल जाती है। Even the worst criminal often leaves people uneasy, and लोग उसके खिलाफ यूनाइट हो सकते हैं। But stupidity के सामने आपकी रीजनिंग, आपकी फोर्स कुछ काम नहीं आती, क्योंकि we are defenseless. यह कॉन्सेप्ट सुन के मेरे दिमाग में तुरंत एक इमेज आती है, एक पागल भीड़ जो किसी अफवाह पे भरोसा करके तोड़-फोड़ पे उतर आई है। Picture a mob of hundreds, convinced by a WhatsApp rumor that some innocent travelers are child kidnappers. They have no evil intent individually. Many might be otherwise normal log. But अभी वो एक collective stupidity के ट्रांस में है।
और वो मॉब ने एक दो लोगों को घेर लिया है। पुलिस आती है समझाने को कि ये सिर्फ रूमर है, बट रीजंस फॉल ऑन डेफ ईयर्स। मॉब वायलेंट हो जाती है। ऐसे केसेस रियल लाइफ में हुए हैं इंडिया में, जहां व्हाट्सएप पे एक झूठी खबर फैली कि बच्चा चुराने वाले लोग घूम रहे हैं, और इस चक्कर में 2000 लोगों की भीड़ ने एक आदमी को पीट पीट के मार डाला कर्नाटका में। सोच के देखिए, एक्चुअल ईविल किसने किया? जिसने झूठी अफवाह शुरू की वो डेफिनेटली ईविल था, पर उसे ज्यादा डैमेज किसने किया? उस बेवकूफियों से भरी भीड़ ने जिसने बिना सोचे समझे उस रूमर को सच मान लिया और वायलेंस कर दी। दैट्स व्हाट बॉनहोफर मीन्स। स्टूपिड लोग जो ईविल लोगों के हाथ का टूल बन जाते हैं, वो सोसाइटी के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऑनलाइन ट्रोलिंग का। कहीं कोई एक गलत बात, एक नफरत भरा नैरेटिव शुरू करता है विथ मलिशियस इंटेंट। अगर आम लोग समझदारी से काम लें तो शायद वो ज्यादा नहीं फैलती, बट हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग बिना वेरीफाई किए, बिना सोचे, बस अंधभक्त की तरह उस नैरेटिव को एम्पलीफाई कर देते हैं। कभी कभी तो एजुकेटेड लोग भी इस ट्रैप में आ जाते हैं। आपने सुना होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मजाक, लॉग फॉरवर्डेड मैसेजेस को बिल्कुल सच मान लेते हैं। फॉरवर्डेड इज रिसीव्ड मेंटालिटी। बॉनहोफर ने लिखा था, स्टूपिडिटी इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट बट अ ह्यूमन वन। Even people with agile intellect can be stupid in particular situations. यानी ये IQ का मसला नहीं है, ये मन और साइकोलॉजी का मसला है। बहुत तेज दिमाग वाला आदमी भी स्टूपिड एक्ट कर सकता है अगर वो किसी आइडियोलॉजी का, ग्रुप थिंक का शिकार हो जाए। और बहुत मॉडेस्ट दिमाग वाला बंदा भी क्रिटिकल थिंकर हो सकता है अगर वो इंडिपेंडेंस रखे। बॉनहोफर फर्दर एनालाइजेस कि स्टूपिडिटी ऑफ्टन इज अ सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम, नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल। जब लोग ग्रुप्स में होते हैं, भीड़ मेंटालिटी आती है, तब स्टूपिडिटी और बढ़ जाती है। इंडिविजुअल्स अकेले में शायद सोच लें, पर ग्रुप में ऑफ्टन दे सरेंडर इंटेलेक्ट। एवरी स्ट्रॉन्ग अपसर्ज ऑफ पावर इन पब्लिक लाइफ, पॉलिटिकल और रिलीजियस, infects a large part of humankind with stupidity. क्या लाइन है? ध्यान से सुनिएगा। The power of the one needs the stupidity of the other. मतलब जब भी कोई शक्तिशाली लीडर या मूवमेंट आता है जो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, वो तभी टिकता है जब बहुत सारे लोग अपनी सोचने की क्षमता उसके आगे सरेंडर कर देते हैं। हिस्ट्री उठा के देखें, चाहे हिटलर जर्मनी या कोई और अथॉरिटेटिव कल्ट मूवमेंट, हर जगह लोगों ने स्लोगन्स, कैच फ्रेजेस रिपीट किया बिना कुछ समझे। बॉनहोफर लिखते हैं, अंडर द ओवरवेलमिंग इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग पावर, पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर इनर इंडिपेंडेंस. One feels he is dealing not with a person, but with slogans and catchwords that have possessed him. Powerful words, right? आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। पॉलिटिक्स में जब अंधभक्ति, ब्लाइंड लॉयल्टी का भूत सवार हो जाता है लोगों पर, फिर चाहे नेता कुछ गलत भी करे, भक्त लोग उसे डिफेंड करेंगे। खुद की सोच उन्होंने सस्पेंड कर दी है। यही अंडर अ स्पेल वाला फिनोमिनॉन है। इंडिया में हम ये चीज हर तरफ देख सकते हैं, नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स बट इवन इन सोशल ट्रेंड्स। कभी कभी हम खाली भेड़ चाल, हर्ड मेंटालिटी में कुछ करते हैं बिना यह सोचे कि लॉजिकली या एथिकली सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया चैलेंजेस, एक ने किया सब कर रहे हैं, चाहे स्टूपिड हो या डेंजरस। या फिर झूठी न्यूज जो सेंटिमेंट्स भड़का के राइट्स तक ले जाती है। बॉनहोफर वुड से, ईविल लोग शायद वो झूठ फैला रहे हैं अपने फायदे के लिए, पर उन्हें सफलता तभी मिल रही है जब आम लोग स्टूपिडिटी दिखाते हुए बिना सोचे उनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम स्टूपिड लोगों को रीजन से कन्विंस नहीं कर सकते तो क्या किया जाए? बॉनहोफर ने इस पे भी लिखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अक्सर सिर्फ एक एक्ट ऑफ लिबरेशन ही स्टूपिडिटी का जादू तोड़ सकता है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस और एजुकेशन से नहीं। ओनली एन एक्ट ऑफ लिबरेशन, नॉट इंस्ट्रक्शन, कैन ओवरकम स्टूपिडिटी। Genuine inner liberation becomes possible only when external liberation has preceded it. इसका मतलब ये है कि जब तक वो स्टूपिड पर्सन किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अंडर है, जैसे प्रोपेगेंडा मशीनरी या पीयर प्रेशर, तब तक आप उसको लॉजिक समझा के फ्री नहीं करा सकते। पहले उसको उस एनवायरनमेंट से निकलना पड़ेगा या वो एनवायरनमेंट ही खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब नाजी रजीम ही गिर गया तब बहुत लोगों की आंखें खुल गई, तब जाके एक अंदाज में होश आता है लोगों को। वरना जब तक वो ट्रांस में है, वी मस्ट अबैंडन ऑल अटेम्प्ट्स टू कन्विंस द स्टूपिड पर्सन, बॉनहोफर सेज। सोशियोलॉजिकली देखें तो इसका मतलब, जब तक व्हाट्सएप या फेसबुक पे वो झूठे मैसेजेस की बारिश हो रही है और आप उस बबल में हो, आपको समझाना मुश्किल है।
बट अगर किसी तरह वो चेन टूट जाए, जैसे व्हाट्सएप ने फॉरवर्ड लिमिट लगाई थी मॉब लिंचिंग्स के बाद, या जैसे कभी कभी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए, तब जाके कुछ असर पड़ता है। या फिर अनफॉर्चुनेटली जब कोई बहुत बुरा नतीजा हो जाता है स्टूपिड एक्शंस का, तब लोगों को बाद में रियलाइजेशन होता है। ये सब सुनकर आप शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, क्योंकि हम सब थोड़े बहुत गिल्टी हैं। कम ऑन, हमने भी कभी ना कभी बिना वेरीफाई किए कोई इन्फो आगे भेज दी होगी, या क्राउड की ओपिनियन से स्वे हो गए होंगे। बॉनहोफर का पॉइंट ये नहीं है कि दूसरे लोग स्टूपिड हैं और मैं स्मार्ट, बल्कि वो वार्न कर रहे हैं कि हम सब में ये पोटेंशियल है, एंड हमें हमेशा अपना क्रिटिकल थिंकिंग ऑन रखना चाहिए, अपनी इनर इंडिपेंडेंस को सरेंडर नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब कोई पावरफुल नैरेटिव सब तरफ चल रहा हो, चाहे वो नेशनलिज्म का हो, कम्युनल हेट्रेड का हो, या बस एक वायरल ट्रेंड। हमें सोचना है अपने आप, ये सही है या मैं भी भीड़ में बह रहा हूं। एक और एग्जाम्पल देता हूं, इलेक्शन टाइम्स में देखा है ना, कितनी पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। अ कैंडिडेट्स PR टीम विल पुश अ नैरेटिव, XYZ कम्युनिटी इज योर एनिमी, या हम ही देश के मसीहा हैं। दैट्स द टाइम टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि पावर का सर्ज हो रहा है पब्लिक स्फीयर में, एंड एज बॉनहोफर सेड, एवरी अपसर्ज ऑफ पावर इन्फेक्ट्स पीपल विद स्टूपिडिटी। कहीं हम उस इन्फेक्शन के शिकार तो नहीं? इट्स लाइक अ वायरस। इम्यूनिटी कैसे बनाए रखें? बाय कीपिंग आवर माइंड्स ओपन, क्वेश्चनिंग, वेरीफाइंग फैक्ट्स, नॉट गेटिंग स्वेप्ट अप इन इमोशन अलोन। टू रैप अप दिस सेगमेंट ऑन स्टूपिडिटी, बॉनहोफर ह्यूमे एक तरीके से मिरर दिखाते हैं। वो कहते हैं, हमें ईविल से लड़ने के साथ साथ बेवकूफी से भी बचना है, वरना क्या होगा? ईविल लॉग स्टूपिड लोगों को वेपन की तरह यूज करके और बड़ा डैमेज करेंगे। इन हिज वर्ड्स, हैविंग बिकम अ माइंडलेस टूल, द स्टूपिड पर्सन विल ऑल्सो बी केपेबल ऑफ एनी ईविल एंड एट द सेम टाइम अनएबल टू सी दैट इट इज ईविल। यानी एक बेवकूफ आदमी से आप कुछ भी गलत करवा लो, वो समझेगा ही नहीं कि वो गलत कर रहा है। दैट इज द स्केरियस्ट पार्ट। एन ईविल पर्सन नोज ही इज डूइंग ईविल, and maybe he can be stopped or will face consequences. A stupid person doing evil doesn't even know, so he'll never stop on his own. आप सोचिए इसके बारे में, क्या आप अपनी लाइफ में कभी ऐसे सिचुएशंस देखे हैं? मे बी ऑफिस पॉलिटिक्स में या फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में? इट्स वर्थ रिफ्लेक्टिंग। द नेक्स्ट पार्ट में हम एक अलग आइडिया डिस्कस करेंगे जो बॉनहोफर की फिलॉसफी का कोर है, चीप ग्रेस वर्सेस कॉस्टली ग्रेस। ये रिलीजियस लैंग्वेज लग रही है, पर डोंट वरी, इसमें भी एक जनरल लाइफ का इंसाइट है अबाउट हाउ सीरियसली वी टेक आवर वैल्यूज। इसमें हम डिसाइपलशिप, उनके फेथ फॉलो करने की बात भी आएगी, एंड विल ड्रॉ सम पैरेलल्स विथ हाउ वी ऑफ्टन लुक फॉर इजी शॉर्टकट्स इन मोरालिटी। चलिए शुरू करते हैं। चीप ग्रेस वर्सेस कॉस्टली ग्रेस। बॉनहोफर एक क्रिश्चियन थियोलॉजियन थे, तो उनकी बहुत सी फिलॉसफी क्रिश्चियनिटी के फ्रेमवर्क में आती है। पर जो आइडिया हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, चीप ग्रेस, ये एक तरह से अंदर की बात है हर फेथ या आइडियोलॉजी की। आप चाहे किसी भी धर्म या बिलीफ को मानते हो, सवाल ये है, क्या आप उस बिलीफ को बस नाम के लिए मानते हो या दिल से उस पर एक्ट करते हो, उसके लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हो? 1937 में जब नाजी रूल बढ़ता जा रहा था, बॉनहोफर ने एक किताब लिखी, द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। इस किताब की शुरुआत एक धमाकेदार लाइन से होती है, Cheap grace is the deadly enemy of our church. We are fighting today for costly grace. यानी सस्ती कृपा हमारी चर्च की सबसे खतरनाक दुश्मन है, और आज हम अनमोल कृपा के लिए लड़ रहे हैं। चर्च के कॉन्टेक्स्ट में बोला था, क्योंकि उनकी चर्च, कन्फेसिंग चर्च, नाजी कंट्रोल्ड चर्च से लड़ रही थी, जिन पे वो इल्जाम लगाते हैं कि तुम लोग चीप ग्रेस दे रहे हो लोगों को। चीप ग्रेस का क्या मतलब है? बॉनहोफर डिफाइन करते हैं, Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance, baptism without church discipline. Cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, grace without Jesus Christ, living and incarnate. In simpler terms, cheap grace means wanting the reward without paying the cost. It's like saying, God will forgive me no matter what, तो मुझे अपनी लाइफ बदलने की क्या जरूरत है? मैं बस नाम के वास्ते क्रिश्चियन या जो भी रिलीजन बना रहूंगा, रूल्स फॉलो कर लूंगा, बस दिल से चाहे कुछ ना करूं। बॉनहोफर सार्केस्टिकली कहते हैं, चीप ग्रेस इज लाइक दोज चीप सेल वाली चीजें जो बाजार में बिकती हैं। ग्रेस सोल्ड ऑन द मार्केट लाइक चीप जैक्स वेयर्स,
यानी बड़े बड़े स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को हम इतना सस्ता बना देते हैं कि बस हाथ उठाया और ले लिया, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई चेंज नहीं। उन्होंने अपने चर्च में देखा कि लोग और लीडर्स क्राइस्ट के टीचिंग्स का बहुत आसान, कन्वीनियंट वर्जन ले रहे थे। They were saying, yes, yes, God is love, God forgives, so we don't really have to challenge the Nazi ideology or risk anything. Church attend करते रहो, सब good. This was like Grace का false comfort zone. Bonhoeffer को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. He wrote that cheap grace becomes a cover for ethical laxity. लोगों की नैतिक ढिलाई छुपाने का बहाना। लोग सोचते हैं हम तो भलाई के रास्ते पे हैं क्योंकि हम ग्रेस पे भरोसा रखते हैं, पर असली में वो कोई मुश्किल काम नहीं कर रहे गुडनेस के लिए, कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। इसका ऑपोजिट है कॉस्टली ग्रेस। ये ग्रेस फ्री तो है एज गॉड्स गिफ्ट, बट इट डिमांड्स अ लॉट फ्रॉम यू इन रिस्पॉन्स। बॉनहोफर लिखते हैं, कॉस्टली ग्रेस इज द गॉस्पेल विच मस्ट बी सॉट अगेन एंड अगेन, द गिफ्ट फॉर विच वन मस्ट आस्क, द डोर एट विच वन मस्ट नॉक। It is costly because it calls us to follow. It is grace because it calls us to follow Christ. It is costly because it costs a man his life, and it is grace because it gives a man the only true life. क्या बात है? It costs your life, but gives you true life. Essentially, sacrifice and true commitment ही दिखाते हैं कि आप ग्रेस के लायक हैं। क्राइस्ट के एग्जाम्पल से देखें तो जीसस ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की फॉर गुड, तो उसको फॉलो करना है तो आपको भी अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस, लिटरल और मेटाफोरिकल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन वन फेमस लाइन, बॉनहोफर सेड, When Christ calls a man, he bids him come and die. सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब अगर आप किसी नोबल कॉज के फॉलोवर हैं तो हो सकता है उसमें आपको अपनी जान तक दांव पे लगानी पड़े। बॉनहोफर खुद एक एग्जाम्पल बन गए इस बात का। He indeed died for standing by his convictions. अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा जनरल टर्म्स में देखते हैं। डिसाइपलशिप का ब्रॉडर मतलब ले लो, बीइंग ट्रू फॉलोअर्स ऑफ व्हाट वी क्लेम टू बिलीव। हर आइडियोलॉजी में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नाम के फॉलोअर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एकदम अपने आसपास देख लो, क्या हम सिर्फ रिचुअल्स और दिखावे को अपने प्रिंसिपल्स मान लेते हैं? जैसे कोई रोज मंदिर या चर्च या मस्जिद जाता है बट अपने व्यवहार में ईमानदार नहीं है, लोगों को चीट करता है। ही अस्यूम्स भगवान माफ कर देंगे, मैं तो पूजा करता हूं। दिस इज एनालोगस टू चीप ग्रेस। पूजा पाठ कर लिया पर दिल में चेंज नहीं। कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है बस सोशल मीडिया पे पोस्ट्स डाल के, बट जब सच में उस आइडियल के लिए स्टैंड लेने की बात आए तो बैकआउट कर जाता है। यह भी चीप कमिटमेंट हुआ। और इवन सिंपलर, हम सबको पता है देश की सफाई के लिए हम सबको एफर्ट करना चाहिए, पर अगर मैं कहता रहूं स्वच्छ भारत एंड फिर भी चिप्स का पैकेट रास्ते पे फेंक दूं, दैट्स चीप पेट्रियटिज्म, यू नो। सस्ते वादे, सस्ता कन्विक्शन, इट्स ऑलवेज इजी एंड टेम्पटिंग, क्योंकि इंसान कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। ग्रेस या माफी को अगर हम एक गारंटीड फ्री पास मान लेते हैं, हम अपने आप को कभी चैलेंज नहीं करते सुधरने के लिए। बॉनहोफर लिखते हैं, चीप ग्रेस मीन्स फॉरगिवनेस विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिनर। इट विस्पर्स, आवर एक्शंस डोंट मैटर and lets the world go on as usual. उफ, कितनी बार हमने ऐसे सोचा है, यार सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, फिर मैं क्यों अपनी लाइफ मुश्किल करूं आइडियलिस्टिक बनके। That's the voice of complacency. Basically cheap grace in secular terms. बॉनहोफर पर्टिकुलरली क्रिश्चियन चर्च को एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि उनके टाइम पे बहुत क्रिश्चियंस ने नाजीज को अपोज नहीं किया क्योंकि इट वॉज रिस्की। Instead they told themselves, God will still be with us. Let's not make trouble. He called that cheap grace. Grace without discipleship, without the cross. आज हम इसे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी से जहां प्रिंसिपल्स की बातें तो होती हैं लेकिन उन पे अमाल करने की कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। फॉर इंस्टेंस, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ टॉक्स करते थे और कुछ लोग थे जो जेल गए, मार खाई, पूरी कीमत चुकाई आजादी के लिए। वी रिवीर गांधी, भगत सिंह एटसेट्रा, क्योंकि उन्होंने कॉस्टली चॉइस लिया। अगर सब लोग घर बैठे सिर्फ प्रार्थना करते कि भगवान आजादी देगा, हम थोड़ा प्रोटेस्ट लेटर लिख देंगे बट ज्यादा रिस्क नहीं, तो शायद आजादी इतनी जल्दी ना मिलती। इट रिक्वायर्ड कॉस्टली सैक्रिफाइस बाय मेनी। कंटेम्पोरेरी कॉन्टेक्स्ट में देखो, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एरिया है जहां हम सबको अपने वर्ड्स और एक्शंस का फर्क देखना चाहिए। हम हर साल 2 अक्टूबर को सफाई अभियान की बात कर लेंगे,
पर 3 अक्टूबर को ही कचरा सड़क पे फेंकते हैं। दैट्स चीप टॉक ऑन सिविक ड्यूटी। कॉस्टली वर्जन वुड बी एक्चुअली चेंजिंग आवर हैबिट्स, शायद दूसरों को टोकना जब वो गंदगी फेंकते हैं। सिमिलरली, सोशल मीडिया एक्टिविज्म वर्सेस रियल एक्टिविज्म। सिर्फ ऑनलाइन पोस्ट करना इजी है, चीप ग्रेस फीलिंग आ जाती है कि मैंने अपना पार्ट कर दिया। एक्चुअली फील्ड में जाके काम करना या किसी कॉज के लिए टाइम पैसा देना मुश्किल है, कॉस्टली। एक और एग्जाम्पल फ्रॉम अ पर्सनल एथिक्स स्टैंड पॉइंट, ग्रेस विदाउट रिपेंटेंस कॉन्सेप्ट को सेकुलर तरह से समझो। जब हम गलती करके बस एक सॉरी बोल के आगे बढ़ जाते हैं बिना अपने आप को बदले। अगर मैं ऑफिस में लेट आता रहूं, रोज बॉस से माफी मांग लूं, सॉरी सर, आगे से नहीं होगा, पर कभी सुधरू नहीं, मैं चीप ग्रेस ले रहा हूं अपने बॉस की पेशेंस का, एक दिन वो खत्म हो जाएगी। वैसे ही भगवान का ग्रेस भी इतना चीप नहीं होना चाहिए। बॉनहोफर कहते हैं कि ट्रू डिसाइपलशिप इज टफ। इट माइट मीन रियल चेंजेस, इवन सफरिंग। उन्होंने एक टर्म यूज किया, कॉस्टली ग्रेस, दैट इज लाइक अ ट्रेजर जिसके लिए सब कुछ त्याग करना पड़े तो भी कम है। ही कंपेयर्स इट टू द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस फ्रॉम द बाइबल, जिसके लिए व्यापारी अपनी सारी संपत्ति बेच देता है। मतलब अगर आपको सही में अपने आइडियल्स प्यारे हैं तो आप उनके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार रहोगे। इसका रिजल्ट क्या होता है? सोसाइटी में जो ट्रू डिसाइपल्स होते हैं वही बुरे वक्त में स्टैंड करते हैं। बॉनहोफर का अपना कन्फेसिंग चर्च छोटा था, पर उन्होंने ओपन क्रिटिसिज्म किया हिटलर का, जबकि स्टेट चर्च कॉम्प्रोमाइज कर गई थी। इंडिया में भी आप देख लो, जिन लोगों ने सच में कॉन्स्टिट्यूशन या सेक्युलरिज्म या ह्यूमन राइट्स को वैल्यू किया, वो राइट्स खतरे में होने पर आवाज उठाते हैं, इवन इफ उनकी नौकरी जाए, जेल हो जाए। ऑन द अदर हैंड, जिनके लिए वैल्यूज बस एक कन्वीनियंट चीज है, वो चुप रहते हैं, अपना कंफर्ट और सेफ्टी नहीं छोड़ते। आई वोंट नेम स्पेसिफिक केसेस, बट आप न्यूज में देखते ही होंगे एक्टिविस्ट्स वर्सेस आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स का फर्क। अब एक और चीज जो मुझे लगती है यहां रेलेवेंट है, हमारी सोशल मीडिया ड्रिवन कल्चर ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कई बार हम वर्च्यू को भी एक सिग्नल की तरह यूज करते हैं। लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, कमेंट करके फाइट कर लिया, एंड फील हो गया कि हमने ड्यूटी कर दी, बट रियल लाइफ में कुछ चेंज नहीं किया। दिस मिसमैच इज समथिंग बॉनहोफर्स आइडिया ऑफ चीप वर्सेस कॉस्टली ग्रेस कैन स्पीक टू। ही वुड प्रॉब्ली चैलेंज अस, तुम ऑनलाइन इतना रिलीजियस एथिकल कोट शेयर करते हो, पर असल जिंदगी में उसका 10% भी फॉलो करते हो कि नहीं? इट्स अ टफ क्वेश्चन, नो? मुझे खुद को भी ये क्वेश्चन सताता है। Let's bring a bit of Bonhoeffer's own words again to recap. He warned that cheap grace is deadly because it lets us be content with ourselves while avoiding the hard path of doing right. It's like a soothing balm that numbs us. Whereas costly grace will pinch, लेकिन उसमें असली transformation है. A new life, a better world perhaps, but through effort and sacrifice. So, ये segment का takeaway ये है कि अपने आप से पूछें, जो values मैं claim करता हूँ, चाहे religious या secular, क्या मैं उनके लिए कोई प्राइस देने को तैयार हूं? क्या मैं अपने कंफर्ट, अपनी सेफ्टी, अपनी हैबिट्स में चेंज लाने को तैयार हूं? इफ यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स कॉस्टली डिसाइपलशिप। अगर हम सिर्फ इजी वे चुनते हैं, वी माइट बी फॉलोइंग फॉर व्हाट बॉनहोफर कॉल्ड चीप ग्रेस। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ेंगे बॉनहोफर के तीसरे मेजर थीम पे, जिसमें उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन आता है, द थीम ऑफ एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हम देखते हैं कि जब एक्सट्रीम्स आ जाते हैं लाइफ में, जैसे किसी बुरे को रोकने के लिए खुद कुछ गलत करना पड़े, तो तब बॉनहोफर कैसे सोचते थे? ये बहुत रेलेवेंट है क्योंकि मॉडर्न लाइफ में भी बहुत ग्रे एरियाज होते हैं। एथिक्स का मतलब सीधे सिंपल शब्दों में क्या सही है और क्या गलत, और हम कैसे फैसला लेते हैं अपने एक्शंस का। बॉनहोफर, हैविंग लिव्ड थ्रू नाजी एरा, सौ की रियल लाइफ एथिक्स कभी कभी इतने आसान नहीं होते जितने स्कूल के मॉरल साइंस क्लास में लगते हैं। समटाइम्स सारे ऑप्शंस बुरे लगते हैं, फिर भी आपको कोई एक चुनना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एन एथिकल डिलेमा और डर्टी हैंड्स प्रॉब्लम, मतलब हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे किसी हद तक। Bonhoeffer's own life gave him the ultimate ethical dilemma. Should a man of God participate in a plot to murder someone to stop greater evil? By normal Christian moral standards, murder and treason are sins. But doing nothing and letting Hitler massacre millions was also a huge sin of omission. उल्टी-पुलटी सिचुएशन है पूरी। Bonhoeffer ने फाइनली ये किया, as we discussed, उन्होंने कंस्पिरेसी ज्वाइन की। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात, वो अपने आप को 100% मॉरली जस्टिफाइड फील नहीं कर रहे थे।
वो जानते थे कि उन्होंने एक पाप जैसा एक्ट किया है, हत्यारा बनने की कोशिश, पर फिर भी वो मानते थे कि यह जरूरी था। उन्होंने लिखा एक जगह कि यह फैसला ऐसा था जैसे अपने हाथों पे खून का दाग लेना, जिसके लिए बस आई थ्रो माई सेल्फ ऑन द मर्सी ऑफ गॉड। इन अ लेटर और essay he wrote, when a man takes guilt upon himself in responsibility, he imputes his guilt to himself and no one else. Before other men he is justified by dire necessity. Before himself he is acquitted by conscience. But before God, he hopes only for grace. समझे आप? यह एक डीप बात है। जब आप जिम्मेदारी लेते हुए जानबूझ के गिल्ट अपने ऊपर ले लेते हो, जैसे एक गलत काम ग्रेटर गुड के लिए, तो सामने सोसाइटी को बोल सकते हो कि मजबूरी थी, डायर नेसेसिटी, इसलिए किया। अपने आप को भी थोड़ा दिलासा दे सकते हो कि मैंने दिल से अच्छा ही चाहा। लेकिन भगवान के सामने आपको मालूम है कि गलती तो है। वहां आप सिर्फ माफी ही मांग सकते हो। बॉनहॉफर ने यह भी बोला कि हम उनके इस डिसीजन को एक जनरल रूल न बना लें, लाइक ही वॉज नॉट गिविंग एवरीवन परमिशन टू जस्टिफाई वायलेंस। वो कहते थे हर सिचुएशन यूनिक है और हमें खुद कॉन्शियस लेके डिसीजन लेना है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस और गिल्ट को उठाना है। यानी एथिक्स में रूल बुक सब कुछ सॉल्व नहीं करेगा। अल्टीमेटली पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। इनफैक्ट बॉनहॉफर्स एथिक्स बुक की एक थीम यही थी कि देयर इज नो फिक्स्ड सेट ऑफ क्रिश्चियन रूल्स फॉर ऑल टाइम। यू हैव टू डिसर्न गॉड्स विल इन द कॉन्क्रीट मोमेंट। कभी झूठ बोलना पाप है, पर अगर आपके घर में कोई मासूम छुपा है और किलर पूछे अंदर है क्या, तो शायद उस पल झूठ बोलना ही सही है, क्योंकि नेबर की नीड ऊपर है एब्स्ट्रैक्ट रूल से। समथिंग लाइक दैट। ही इवन गेव अ प्रोवोकेटिव लाइन, इट इज वर्स फॉर अ लायर टू टेल द ट्रूथ देन फॉर अ लवर ऑफ ट्रूथ टू लाई। मतलब कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट। तो बॉनहॉफर के एथिक्स का गिस्ट, डू व्हाट्स राइट इन रियलिटी, नॉट जस्ट व्हाट कीप्स योर हैंड्स क्लीन। समटाइम्स आप पूरी तरह इनोसेंट नहीं रह सकते। इफ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ईविल, सिर्फ अपने हाथ बांधकर साइड में बैठना और ये सोचना मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, यह भी गलत है। नॉट टू एक्ट इज टू एक्ट फेमसली उनसे एट्रीब्यूटेड कोट है। कुछ लोग डिबेट करते हैं एग्जैक्ट वर्डिंग उनकी है या नहीं, बट इट रिफ्लेक्ट्स हिज स्टैंस। चुप रहना भी एक एक्शन है जो कि गलत साइड में जा सकता है। साइलेंस इन द फेस ऑफ ईविल कंप्लिसिटी की तरह है। उन्होंने खुद लिखा था एक लेटर में, यह क्वोट उनके नाम से बहुत मशहूर है, साइलेंस इन द फेस ऑफ ईविल इज इटसेल्फ ईविल। Not to speak is to speak. Not to act is to act. God will not hold us guiltless. Interestingly, कुछ scholars कहते हैं ये exact quote उनकी किसी बुक में नहीं मिलती, but it does encapsulate his attitude. Point ये है, अगर आप बुरे टाइम में चुप रहते हो या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ते हो तो पाप से बचे रहो, तब भी आप एक तरह से मॉरली फेल हो रहे हो। सपोज आपको पता है आपके ऑफिस या मोहल्ले में कोई करप्शन हो रहा है या कोई निर्दोष को फंसाया जा रहा है। अब एक चॉइस है, आप साइड रह सकते हो, ऑफिशियली आपकी कोई गलती नहीं होगी। दूसरा चॉइस, आप आवाज उठाओ, शायद आपकी नौकरी रिस्क पे आए, लोग आपके दुश्मन बन जाएं। मोस्ट लोग पहली लाइन चूज करते हैं क्योंकि अपनी रेप्यूटेशन और सेफ्टी सबको प्यारी है, लेकिन फिर बुरे काम होते रहते हैं। ऐसे ही सोसाइटी में इनजस्टिस चलती रहती है क्योंकि अच्छे लोग कुछ करते नहीं, बस अपने हाथ साफ रखते हैं। बॉनहॉफर ये एक्सेप्टेबल नहीं मानते थे। उन्होंने कहा रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो है जो फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोच के आज एक्शन लेता है, चाहे उसमें पर्सनल गिल्ट या रिस्क हो। There's a line from his prison writings. The ultimate question for a responsible man is not how he extricates himself heroically from the affair, but how the coming generation is to live. यानी खुद को पवित्र दिखा के निकलना नहीं, बल्कि सोचो तुम्हारे एक्शन इन एक्शन से कल के लोग कैसे जिएंगे। आज हमारे देश में बहुत से इश्यूज हैं, करप्शन, कम्युनल वायलेंस, इनइक्वालिटी। इन सब में हम अक्सर सोचते हैं यह सिस्टम खराब है, मैं क्या ही कर सकता हूं, तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जैसे ब्राइबे देना। गलत है, पर सब देते हैं, बोल के दे देते हैं क्योंकि अपना काम निकालवाना है। या कोई अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफिस में, चलो नजरअंदाज करो क्योंकि उल्टा बोला तो नौकरी जा सकती है। दीज आर रियल डिलेमास। बॉनहॉफर की फिलॉसफी हमें एक अनकंफर्टेबल पोजीशन पे डालती है। वो कहते हैं ट्रूथ की राह पे चलना है तो कभी कभी हानि उठानी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा और हो सकता है थोड़ा गिल्ट भी मैनेज करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल,
एक ऑनेस्ट ऑफिसर अगर किसी करप्ट मिनिस्टर को एक्सपोज करने जाए तो शायद उसे भी कुछ रूल्स ब्रेक करने पड़ जाएं स्टिंग ऑपरेशन में. दैट्स अ स्मॉलर रॉन्ग टू अचीव अ ग्रेटर राइट. बट इफ ही डजंट डू इट, ही फील्स कंप्लिसिट इन लार्जर रॉन्ग. ऑफ कोर्स ये सब जस्टिफाई करना स्लिपरी स्लोप भी है. हर कोई अपने काम को ग्रेटर गुड बोल के जस्टिफाई कर सकता है. बॉनहोफर वॉज कीनली अवेयर ऑफ दैट. इसलिए वो कहते हैं कि ये टेंशन हमेशा रहेगी. यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड देन हम्बली आस्क फॉर फॉरगिवनेस, बिकॉज मे बी इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वुडंट हैव टू डू एनी रॉन्ग. इतना ह्यूमिलिटी और करेज दोनों चाहिए. एक और चीज, बॉनहोफर ने एथिक्स में ये एम्फसाइज किया कि क्रिश्चियन एथिक्स का बेसिस एक लिविंग रिलेशनशिप विद गॉड एंड अदर्स है, नॉट अ लिस्ट ऑफ रूल्स. उनके लिए दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे कॉन्क्रीट सिचुएशन में, द नीड ऑफ वंस नेबर एंड द एग्जाम्पल ऑफ जीसस. प्रैक्टिकल टर्म्स में, हेल्प अदर्स हु नीड इट एंड एक्ट इन लव एज जीसस वुड, इवन इफ रूल्स नीड बेंडिंग. उनके कॉन्टेक्स्ट में जीसस का एग्जाम्पल याद करो. रूल तोड़ के बीमार को हील करना या सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ जाके डाउन ट्रोडन की हेल्प करना, क्योंकि कंपैशन ग्रेटर देन स्ट्रिक्ट रूल्स. आप इसे जनरल मॉरल प्रिंसिपल की तरह देख सकते हो, चाहे किसी भी धर्म या वैल्यू सिस्टम में. हमारे एक्शंस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दूसरे की भलाई, नीड ऑफ नेबर, एंड वी शुड एम्यूलेट रोल मॉडल्स ऑफ वर्च्यू. फॉर बॉनहोफर इट वॉज क्राइस्ट. बाकी जो रूल्स हैं वो सब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंटरप्रेट करने पड़ेंगे. बॉनहोफर्स ओन रोल मॉडल ऑब्वियसली क्राइस्ट द सेल्फ सैक्रिफाइसर था, जिसकी इमेज से उन्हें स्ट्रेंथ मिली खुद एक एक्सट्रीम पाथ चूज करने की. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो एथिकली हमारे रोल मॉडल्स कौन हैं? मे बी गांधी फॉर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, अंबेडकर फॉर जस्टिस, एटसेट्रा. नाउ हियर्स अ ट्विस्ट. गांधी जी स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंट थे, बॉनहोफर ने वायलेंस तक चूज किया. डज दैट मेक वन राइट एंड द अदर रॉन्ग? बॉनहोफर खुद कहते हैं ये जस्टिफाई नहीं हो सकता कंप्लीटली. इट वॉज हिज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही टुक, गिवन जर्मनी का सिनेरियो बहुत ही अलग था. गांधी ने शायद कहा होता इवन हिटलर को नॉन वायलेंस से ही रेजिस्ट करना चाहिए. बॉनहोफर बीइंग इन जर्मनी देखा कि दैट वॉज नॉट गोइंग टू वर्क इन टाइम. दिस शोज की अलग कॉन्टेक्स्ट में एथिकल रिस्पॉन्सेज अलग हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट इज दैट आप खुद को ऑनेस्टली एग्जामिन करो, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और दूसरों के लिए जो अच्छा है वो करने की कोशिश करो, बिना अपने आप को फॉल्स राइचियसनेस के पर्दे में छुपाए. तो इस सेगमेंट का कोर ये है, एथिक्स इज मेसी बट वी आर कॉल्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल इन द मेस. बॉनहोफर्स लाइफ टीचेस दैट समटाइम्स देयर इज नो प्योर ऑप्शन. हर रास्ते कुछ दाग लग सकते हैं, पर फिर भी जो सही है, ज्यादा भली वाला, उसके लिए कदम उठाना जरूरी है. प्लेइंग सेफ ताकि आपकी इमेज पाप फ्री दिखे, ये शिर्क करना है ड्यूटी से. एंड हाँ, अगर आप कदम उठाते हो तो एरोगेंस नहीं, नमन ह्यूमिलिटी भी चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट अ परफेक्ट सेवियर, जस्ट अ पर्सन डूइंग व्हाट यू कैन एंड प्रेइंग इट्स राइट. जरा सोचिए, हम अपने लाइफ में कहां ऐसे चॉइसेस फेस करते हैं? मे बी स्मॉल स्केल. बच्चे को डांटना है क्योंकि गलती की है पर प्यार भी है. टू लीनियंट होंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, स्ट्रिक्ट होंगे तो दिल टूट जाएगा. यू ट्राई योर बेस्ट एंड होप कर्मा अंडरस्टैंड्स. लार्जर स्केल, किसी को विसल ब्लो करना है करप्शन पे, आपकी ड्यूटी है, पर घर पे डिपेंडेंट फैमिली भी है. नॉट ईजी. बॉनहोफर्स करेज एंड रिफ्लेक्शन एटलीस्ट इंस्पायर करता है कि हम ये टफ कॉन्वर्सेशंस खुद से करें और गलत को बिना ओपोज किए न छोड़ दें. हमने काफी कुछ कवर किया. स्टुपिडिटी वर्सेस इविल, चीप ग्रेस वर्सेस कॉस्टली ग्रेस, डिसाइपलशिप, एथिक्स और बॉनहोफर का अपना जीवन. अब कुछ फाइनल सोच के साथ वाइंड अप करते हैं. आप शायद सोच रहे हों, ये सब फिलॉसफी एक तरफ, अपनी रोज की लाइफ में मैं क्या करूं? फेयर क्वेश्चन है. मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में बॉनहोफर की फिलॉसफी हमें 3 बड़े लेसन्स देती है आज के कॉन्टेक्स्ट में. पहला लेसन, बीवेयर ऑफ स्टूपिडिटी. अपना दिमाग हमेशा ऑन रखो. इन द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड मास प्रोपेगेंडा ये मैसेज बहुत रेलेवेंट है. हम सबको खुद को गार्ड करना है अगेंस्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ अ स्टूपिड फ्रेंजी. मतलब अंधविश्वास, अंधभक्ति या बस हेयर्ड मेंटालिटी में बह जाना. अवॉइड दैट. अगर आप देखते हो कि आसपास सब लोग बिना सोचे एक नैरेटिव पे चल रहे हैं, टेक अ पॉज, आस्क क्वेश्चंस. इज दिस ट्रू? क्या एविडेंस है? क्या मैं किसी को गलत फंसाने या हार्म पहुंचाने वाला रूमर तो नहीं फैला रहा? इतना भी कर लिया ना तो बॉनहोफर की रूह खुश हो जाएगी. ऑल्सो दूसरों को भी जेंटली इनकरेज करो सोचने के लिए. शायद सबको नहीं समझा सकते, क्योंकि याद है, स्टूपिड पर्सन को रीजन नहीं पहुंचता इजीली.
बट मे बी कुछ लोग होंगे जो बीच में लटक रहे हों। उन्हें फैक्ट्स दिखाओ, डिस्कशन करो। एंड इंपॉर्टेंटली, डोंट अंडर एस्टिमेट स्टूपिडिटी एज जस्ट कॉमेडी। कभी कभी ये एक वेपन बन सकता है ईविल लोगों के हाथ में। सो नेक्स्ट टाइम यू सी अ फ्लड ऑफ ट्रोल्स और फेक न्यूज, रिमेंबर बॉनहोफर्स वार्निंग एंड मे बी उस स्टूपिडिटी की एक्सटर्नल लिबरेशन के लिए कुछ सोचो, लाइक रिपोर्टिंग द मिस इन्फॉर्मेशन और पुशिंग फॉर बेटर मॉडरेशन पॉलिसीज एटसेट्रा। दूसरा लेसन, चूज कॉस्टली इंटेग्रिटी ओवर चीप कन्फॉर्मिटी। यह लेसन है चीप वर्सेस कॉस्टली ग्रेस से। अगर आप किसी भी अच्छी चीज पे विश्वास रखते हैं, चाहे धर्म हो या सेकुलर आइडियल्स, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एटसेट्रा, तो उसका सिर्फ सस्ता वर्जन पिक मत करो। डोंट जस्ट वेयर द लेबल ऑफ बीइंग वर्चुअस, बी रेडी टू लिव इट जेन्युइनली इवन व्हेन इट कॉस्ट्स। इसको हम एक मॉडर्न स्लैंग में कहें तो डोंट जस्ट टॉक द टॉक, वॉक द वॉक। फॉर एन इंडियन ऑडियंस, अगर आपको लगता है देश में करप्शन गलत है, तो खुद ब्राइब मत दो, या एटलीस्ट कोशिश करो अवॉइड करने की, चाहे एक्स्ट्रा मेहनत या टाइम लग जाए। आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प या एम्प्लॉयज को वैसे ट्रीट करें, नॉट एज इंफीरियर्स। अगर हम सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट करके खुश होते रहे बट असली जीवन में कुछ नहीं किया, दैट्स चीप ग्रेस। खुद को असुविधा नहीं होने दी और दिल को तसल्ली भी दे दी कि मैं अच्छा हूं। रियल ग्रोथ तब होगी जब थोड़ी असुविधा उठाएंगे अपने आइडियल्स के लिए। इट माइट बी एज स्मॉल एज ब्रेकिंग अ बैड हैबिट और एज बिग एज रिस्किंग अ जॉब। बॉनहोफर्स लाइफ शोज अ ह्यूज एक्सट्रीम, बट हर कोई अपनी स्केल पे इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकता है। एंड हाँ, फेथ वाले लोग के लिए तो ये डायरेक्ट ही है। अगर आप किसी भगवान को मानते हैं तो सिर्फ रिचुअल्स नहीं, उस भगवान के वैल्यूज, दया, ईमानदारी एटसेट्रा फॉलो करना ही सच्ची भक्ति है। बाकी सब सस्ता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन इफ इट्स टफ। ये थर्ड लेसन है जो मुझे उनके एथिक्स और रेजिस्टेंस से मिलता है। मतलब किसी और का इंतजार मत करो अच्छाई के लिए खड़ा होने को, जो ठीक लगता है खुद करो। इट्स इजी टू से सिस्टम खराब है, मेरे अकेले से क्या होगा। बॉनहोफर भी अकेला ही क्या कर लेता, बट ही डिड व्हाट ही कुड। अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ के आराम से अमेरिका में टीचिंग जॉब कर सकते थे, बट ही सेड, मेरा कोई हक नहीं बनेगा जर्मनी की रिबिल्डिंग में बोलने का अगर मैंने उनके दुख में हिस्सेदारी नहीं की। एंड ही वेंट बैक। दैट्स सॉलिडेरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब लोग इतने ब्रेव नहीं हो सकते, बट वी कैन एटलीस्ट नॉट हाइड बिहाइंड एक्सक्यूजेज। समटाइम्स हमें एक्टिवली कुछ गलत को अपोज करना चाहिए, चाहे आवाज उठा के या लीगली फाइट करके या प्रोटेस्ट करके, डिपेंडिंग ऑन पोजिशन। अदर टाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अपनी डेली ड्यूटीज ऑनेस्टली करना, जैसे अ टीचर टेकिंग एक्स्ट्रा केयर दैट स्टूडेंट्स लर्न वैल्यूज नॉट जस्ट सिलेबस, एन ऑफिसर नॉट लुकिंग अवे फ्रॉम पब्लिक ग्रीवेंसेज एटसेट्रा। एंड यस, कभी कभी आपको भी डिलेमा होगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में खुद थोड़ा रूल तोड़ना पड़ेगा या झूठ बोलना पड़ेगा। देन चैनल योर इनर बॉनहोफर, वे इट सिंसियरली, डू इट फॉर द राइट रीजन एंड एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज। दोनों तरफ से ब्लाइंड मत हो जाओ। ना तो इतना रिजिड की हाल देख के भी कुछ ना करो, ना इतना कैजुअल की हर गलत को जस्टिफाई कर दो। टेंशन में बैलेंस करना पड़ेगा, पर डर के नहीं, हिम्मत से और ईमानदारी से। आखिरी बात, बॉनहोफर्स स्टोरी इज अल्टीमेटली इंस्पायरिंग बिकॉज इतनी यंग एज में, इतने मुश्किल दौर में, ही कंबाइंड डीप थॉट विद बोल्ड एक्शन। उनका एग्जाम्पल दिखाता है कि इंटेलेक्चुअल होना और इंसानियत के लिए खड़े होना एक साथ मुमकिन है। ऑफ्टन लोग सोचते हैं फिलोसोफर्स बस किताबों में रहते हैं। बॉनहोफर ब्रोक दैट स्टीरियोटाइप। और जो रिलीजियस लोग सिर्फ प्रार्थना पे फोकस करते हैं, उन्हें भी एक मैसेज है यहां। प्रेयर इज इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ राइचियस एक्शन भी जरूरी है। इन्होंने लिखा था कि आज की क्रिश्चियनिटी का मतलब दो चीजें होनी चाहिए, प्रेयर एंड राइचियस एक्शन। दोनों में से एक भी कम पड़ जाए तो बात अधूरी है। हम इसे सेक्युलर टर्म्स में भी ले सकते हैं। अपने मॉरल कॉन्टेम्पलेशन और अपने कर्म दोनों का बैलेंस रखो। सो वेदर यूर रिलीजियस और नॉट, द आइडिया इज थिंक डीपली एंड एक्ट ब्रेवली। दोनों में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, तभी इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, अब मैं कुछ ऐसे सवाल छोड़ना चाहता हूं आपके लिए, सो दैट आफ्टर दिस पॉडकास्ट यू कीप रिफ्लेक्टिंग, जैसे अच्छे पॉडकास्ट होस्ट्स करते हैं। पहला सवाल, क्या मैं कभी अपनी स्टूपिडिटी की वजह से या ब्लाइंड फॉलोअरशिप की वजह से किसी गलत चीज का पार्ट बना हूं, जैसे फॉरवर्डिंग अ रूमर और सपोर्टिंग अ लीडर अनक्वेश्चनिंगली? इफ यस, हाउ कैन आई अवॉइड दैट नेक्स्ट टाइम? दूसरा सवाल, मेरी कौन सी वैल्यूज हैं जिनको मैं प्राउडली क्लेम करता हूं, और क्या मैं उनके हिसाब से जी रहा हूं या बस बोलता हूं?
Where can I practice some costly grace by stepping out of comfort zone? तीसरा सवाल, क्या कोई ऐसा गलत है मेरे अराउंड जिसे मैं चुपचाप होने दे रहा हूं क्योंकि मैं सेफ रहना चाहता हूं? Is my silence hurting someone? Should I speak or act, and how? And finally, what does courage mean to me in today's context? Hearing Bonhoeffer's courage, हम अपने लेवल पे कहां स्टैंड कर सकते हैं? Rhetorical questions हैं ये सब. Obviously हर किसी के आंसर्स अलग होंगे, पर इनके ऊपर सोचना ही एक अच्छी शुरुआत है. रिफ्लेक्शन से ही एक्शन निकलेगा फिर कभी. डीट्रिच बॉनहॉफर की फिलॉसफी एक ही बात पे कन्वर्ज करती है मुझे लगता है. Be a thinking person and be a responsible person. Don't underestimate the seemingly small evils like stupidity or complacency. And don't overestimate your righteousness. Always be ready to correct yourself and seek grace. उनकी लाइफ ये प्रूव करती है कि एक इंसान इम्पैक्ट कर सकता है through both words and deeds, चाहे अंत में वो सक्सेसफुल हुए हिटलर को गिराने में या नहीं. उनकी लेगेसी बहुत लोगों को स्ट्रेंथ देती है स्टैंड अप करने की अगेंस्ट इनजस्टिस. आज के इंडिया में हम बहुत तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. मिसइंफॉर्मेशन, पोलराइजेशन, मॉरल कंफ्यूजन. शायद बॉनहॉफर जैसा कोई आइकॉनिक फिगर यहां उतना मशहूर ना हो, बट आप देखोगे तो हर जगह बॉनहॉफर लाइक लोग हैं. कोई एक्टिविस्ट है जो अपनी जान जोखिम में डाल के ट्रूथ बोल रहा है. कोई सिविल सर्वेंट है जो प्रेशर के बावजूद रूल्स फॉलो कर रहा है. कोई आम सिटीजन है जो गंदगी में फंस के भी किसी को बचा रहा है क्योंकि इंसानियत है. These are people who refuse to be stupid or passive and choose courage and conscience. Why not aspire to be one of them in our own capacity? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का रियल लाइफ स्टोरी टेलिंग अच्छा लगा और यह कुछ सोचने का कारण बना. बॉनहॉफर का नाम शायद आपने पहले ना सुना हो, पर उनके आइडियाज होपफुली आप तक पहुंचे. बिफोर वी रैप अप, एक कोट जो मुझे पर्सनली बड़ा हिट करता है उनका, उससे एंड करते हैं. उन्होंने लिखा था अपने भाई को एड्रेस करके, To understand reality is not the same as to approve of it. यानी हकीकत को समझना कि दुनिया में बुरी चीजें होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें एक्सेप्ट करें और उनका हिस्सा बन जाएं. हम समझदार भी बने और बेहतर रियलिटी के लिए कोशिश भी करें. दोनों साथ चल सकते हैं. On that note, thank you for joining me in this reflective journey through Bonhoeffer's philosophy. अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्पेशली दोस्त जो फिलॉसफी, हिस्ट्री या बस अच्छी कहानियों में इंटरेस्ट रखते हों. और हमें फीडबैक देना चाहें तो कमेंट्स में बताएं आपको कौन सा इनसाइट सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा. अगली बार तक के लिए ख्याल रखिए अपना, दिमाग भी दिल भी. सोच समझ के एक्शंस लीजिए और गलती हो भी जाए तो सीख के आगे बढ़िए. विल मीट अगेन विथ अनदर टॉपिक. तब तक बी रिस्पॉन्सिबल, स्टे थॉटफुल.